Edge Talks, unfiltered, unstoppable. बड़ा मिथ है जो आप एस्पायरिंग आर्टिस्ट के लिए तोड़ना चाहेंगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बस मैं तो ये बोलूंगी, रियल दिखाओ, फेक मत दिखाओ। आजकल लोग बहुत स्मार्ट है, ठीक है, उनमें भी दिमाग है और ऐसा नहीं है आप क्लाइंट्स को कुछ भी पागल बना सकते हो। नहीं, जो रियल है वो दिखाओ, फेक मत बनो। बस आज अगर मैं कोई इवेंट करूँ ना तो उस इवेंट में 500,000 बंदा मैं इकट्ठा कर सकती हूँ, लेकिन एक होता है ना जिस पे ट्रस्ट करो, आपका ट्रस्ट तोड़ देता है। तो ऐसा मेरे साथ हो चुका है। रियल स्किन दिखाने की जगह आपने उनको फ्लॉलेस बना दिया। हाँ, बड़ी बारी ये है। 2025 में आपके लिए मेकअप की डेफिनेशन क्या है? मेकअप इज एवरीथिंग। मतलब कोई भी लड़की घर से बाहर बिना घर से बाहर तो छोड़ो, घर के अंदर भी बिना मेकअप के नहीं रह सकती। इट्स लाइक अ सोशल मीडिया इस टाइम पे इतना पावरफुल है कि हर टाइम उनको स्नैपचैट, यूट्यूब एंड ऑल पूरा बन ठन के ही रहना होता है। मैं अपनी मैरिड लाइफ भी मैनेज करती हूँ, अपनी किड लाइफ भी मैनेज करती हूँ, अपने सैलून लाइफ भी मैनेज करती हूँ। हमारी ऑडियंस जानना चाहती है, जिनसे एक काम नहीं हो पाता वो जानना चाहते हैं। यार मुझे अपना काम बड़ा पसंद है, मतलब कोई मुझे बोले ना कि काम छोड़ दो, मैं वो नहीं छोड़ सकती। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एच टॉक की एक और नए और इंस्पायरिंग एपिसोड में। दोस्तों, हम एच टॉक्स पर हमेशा ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज में बाउंड्रीज क्रॉस की हैं और नई ऊंचाइयां छुई हैं। आज भी हमारे साथ एक ऐसी ही शानदार हस्ती मौजूद हैं। शी इज़ द फोर्स इन द ब्यूटी वर्ल्ड, जिन्होंने सिर्फ मेकअप ही नहीं बल्कि अपना पूरा एम्पायर खड़ा किया है। शी इज़ द फाउंडर ऑफ अलीशाज एम्पायर सैलून, जिनको 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, वेलकम करते हैं द वन एंड ओनली अलीशा। हाय, वेलकम टू एच टॉक्स अलीशा। इट्स फैंटास्टिक टू हैव यू। एज एन आर्टिस्ट हु स्टार्टेड ओवर अ डेकेड अगो, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज 2025 में आपके लिए मेकअप की डेफिनेशन क्या है? मेकअप इज एवरीथिंग। मतलब कोई भी लड़की घर से बाहर घर से बाहर तो छोड़ो, घर के अंदर भी बिना मेकअप के नहीं रह सकती। इट्स लाइक अ सोशल मीडिया इस टाइम पे इतना पावरफुल है कि हर टाइम उनको स्नैपचैट, यूट्यूब एंड ऑल पूरा बन ठन के ही रहना होता है। तो मेकअप इट्स एवरीथिंग, दैट्स ऑल अबाउट। आपका सैलून अलीशाज एम्पायर सैलून राजौरी गार्डन में इतना सक्सेसफुल है, तो हम जानना चाहते हैं कि इस एम्पायर की फाउंडेशन का पिलर क्या है? मी, ओनली मी। तो वो एक बेसिक प्रिंसिपल जिसके बिना आप चलती ही नहीं और चल ही नहीं सकती। ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं अपने अलावा मैं अपना प्रिंसिपल किसी को नहीं मानती। मतलब मुझे पता है कि मेरा सैलून मेरे से ही हैंडल हो सकता है। तो आपने अपनी लाइफ में इतने क्लाइंट्स को ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने अपने स्ट्रगल में, अपने पीरियड में सीखी? बहुत सारी चीज़ें। मतलब जब मैंने ज्वाइन किया था, मतलब आई यूज टू, इट्स अबाउट 18 ईयर्स, तो मैंने फर्स्ट VLCC ज्वाइन किया था एंड उसमें मैंने कोर्स किया था, 2 साल का मेरा कोर्स था एंड आई एम वेल बीइंग। तो मुझे जॉब की ज़रूरत नहीं थी, बट मुझे जॉब भी करनी थी कि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए। तो मैंने VLCC में ही जॉब भी करी 2-3 मंथ्स। मैंने एक्सपीरियंस लिया, देन मेरे फादर ने मेरा न्यू सैलून ओपन किया। मैंने बिना एक्सपीरियंस के वो रन किया और तब मैंने इतने क्लाइंट्स हैंडल करे। तब मेरी मदर ने बहुत मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि मेरी मदर का 18 ईयर्स बैक सैलून था। मतलब उनको 18 साल पुराना एक्सपीरियंस था जो उन्होंने मुझे दिया। फिर मैंने वो रन किया बिना मतलब खुद मेरी मदर की सपोर्ट से, मेरी अपनी सपोर्ट से मैंने उसको रन किया। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आए जो अनसेटिस्फाइड होके गए, बट उन्हीं से मुझे एक्सपीरियंस मिला। और नर्वसनेस भी होती थी, ऑब्वियसली आपको कुछ नहीं आता और आप क्लाइंट हैंडल कर रहे हो, लेकिन फिर भी एक कॉन्फिडेंस होता है ना, पेरेंट्स की सपोर्ट से वो कॉन्फिडेंस मिला मुझे। तो वो मोस्ट ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा है जिसका इम्पैक्ट आप आज भी फील कर रही हैं? सैलून तो सारे चलाते हैं ऑब्वियसली, बट मैं जब इस लाइन में आई थी ना, आई यूज टू कम फॉर हेयर एक्सटेंशंस। मतलब मेरी लाइफ में एक ड्रामेटिक चेंज ये आया था कि एक क्लाइंट थे, बिल्कुल ही उस टाइम की, मतलब मैं आज 6-7 ईयर्स पहले की बात कर रही हूँ, जब हेयर एक्सटेंशन इतना पॉपुलर नहीं था। ठीक है, 7-8 ईयर्स पहले। तो क्लाइंट था जिसके हेयर बिल्कुल भी नहीं थे, मतलब कैंसर पेशेंट थी एक, एंड मैंने उनके लिए
एज अ हेयर उनको लगाए, उनको न्यू लाइफ दी एंड शी इज़ फेल लाइक अ क्राई। तो उस टाइम मुझे लगा नहीं यार, इस फील्ड में जाना चाहिए और लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो मैं मेकअप आर्टिस्ट से ज़्यादा हेयर एक्सटेंशन में कन्वर्ट हो गई तब, और आज आई एम गुड इन दैट। तो अगर कोई ऐसी चीज़ आपको हमारे ऑडियंस को बतानी हो जो आपने अपने 10 साल से जो आप इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, काम करने का बिगेस्ट पर्क है, तो वो क्या होगी? ऑब्वियसली गर्ल्स या लेडी या किसी को भी हेयर बहुत अच्छे प्यारे होते हैं कि बाल हों। तो मुझे सबसे अच्छा अपना काम यही लगता है कि मैं उनको एक अच्छे हेयर्स दूं, हेल्दी हेयर दूं, पता भी ना चले कि उनके हेयर लगे हुए हैं, और पता भी एक गुड लुक दूं। तो वो मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ है। चलिए, थोड़ी प्रोफेशनल बात करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं आपके चाइल्डहुड में। तो अलीशा, जब आप स्कूल में थी और अगर हम आपकी नोटबुक खोलें तो ऐसी कौन सी डूडल्स, कौन सी ड्राइंग है जो आप बनाती थी जिससे पता चलता था कि आपको क्रिएटिव फील्ड में जाना है? नहीं, मैं क्रिएटिव थी ही नहीं। मैंने आपको बताया ना, मेरी मदर का सैलून था 18 इयर्स बैक। मुझे 12 तक पता ही नहीं था कि मैंने क्या करना है। मुझे मेरी मम्मा ने पुश किया कि इस फील्ड में जाओ। तो आपने क्या सोचा था, मुझे किस फील्ड में जाना है? कुछ भी नहीं? नहीं, मैंने कुछ नहीं सोचा था। बट हाँ, मैं इस फील्ड में आ गई, कोर्स किया, वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ मिली जो ये कर रही थी, इंटरेस्ट धीरे धीरे जागा, फिर मैं इस फील्ड में आई हूँ। ऐसा कुछ बचपन से नहीं था कि तो मैं आपने इसमें उस टाइम पे कभी ट्राई किया किसी फैमिली मेंबर या फिर फ्रेंड को कोई ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन देने का मेकअप प्रोडक्ट से कि नहीं। चल मैं ट्राई करती हूँ? नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था। मतलब मुझे फैशन, आई लव क्लोथ्स, आई लव शॉपिंग, मुझे फैशनेबल पसंद है। मतलब तो आपका लाइफ को लेकर क्या प्लान था स्टार्टिंग से कि हाँ मुझे ये करना है या मुझे इस फील्ड की तरफ थोड़ा जाऊंगी? यार, मेन है फाइनेंशियली, सॉरी, आई एम बीइंग अ गुड। तो ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे मेहनत करनी है और मुझे वहाँ जाना है। इट्स बीइंग अ गॉड ग्रेस और इट्स बीइंग अ लक, आई डोंट नो। मैं चलती गई और ऐसे ही चलती गई। तो कोई ऐसा सीक्रेट टैलेंट या फिर कोई ऐसी स्किल जो आप आज आपके काम आती है, जो आपको आती थी बचपन से, जो आपने किसी को नहीं बताई? हाँ, कॉन्फिडेंस, जो कि मुझे आया खुद से। मुझे क्लाइंट्स अटेंड करके या कुछ भी कह लो, बिजनेस से मुझे कॉन्फिडेंस आया, जो कि बहुत लोगों में नहीं होता। बोलने का ले लो या बिजनेस का ले लो या बिजनेस ट्रिक्स ले लो, वो मुझे खुद से ही आया, एक्सपीरियंस से। स्टूडेंट से लेकर अलीशा एम्पायर सैलून तक का प्रोफेशनल सफ़र, कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसी गाइडेंस या कोई टीचर जिसने आपको कॉन्स्टेंटली सपोर्ट किया? माय मदर, मतलब उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मतलब उनका जो खुद का भी सैलून होता था ना, इट्स बीइंग स्मॉल वन, बट उसमें भी मैं प्रैक्टिस कर करके मतलब ऐसा हो जाता था कि क्लाइंट इतना हाइपर हो जाता था कि मैं उसको बेयर नहीं कर सकती थी, और मतलब मेरी मदर आगे आती थी, कोई बात नहीं, तुम अंदर जा, मैं संभाल लूँगी। तो जो मुझे सपोर्ट मिला, जो मुझे हिम्मत मिली, जो मुझे कॉन्फिडेंस मिला, वो मुझे मदर से मिला, जो कि मुझे आज भी मिलता है। कहीं अटक जाती हूँ या कुछ समझ नहीं आता क्या करूँ, किससे डिस्कस करूँ, वो मेरी माँ है। अगर आप अपने करियर स्टार्ट होने पहली वाली लाइफ को एक टाइटल दो तो वो क्या होगा? चिल लाइफ। मैंने अपनी लाइफ पूरी चिल करी है, मतलब बहुत इन्जॉय किया है, कह लो ना। मतलब एक फादर के राज में, बाप के राज में मैंने बहुत इन्जॉय किया है। मतलब ऐसी कोई डिमांड नहीं होती थी जो मैं बोलती थी और पूरी नहीं होती थी। मतलब मेरे फादर और मदर ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मुझे ऐसे नहीं करना पड़ा कि मुझे बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक आना पड़ा। नहीं, मुझे बहुत सपोर्ट मिला है, मैं बिल्कुल चिल लाइफ कर करके यहाँ पहुँच गई। आपने 10 साल पहले स्टार्ट किया जैसे हाँ। कि आपने बताया, तो वो जो फर्स्ट डे वाली अलीशा थी उसको आप वन लाइन मैसेज भेजोगी तो क्या होगा? इंजॉयबल। वो लाइफ दोबारा नहीं आएगी, इसलिए जो इंजॉय करना है वो कर लो, क्योंकि बाद में बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है, बहुत स्ट्रगल है। जो इंडस्ट्री है ना, ये इंडस्ट्री आपको बिना स्ट्रगल के जीने नहीं देगी। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ न्यू थिंग्स आपको मार्केट में लानी पड़ेगी आगे आने के लिए। तो जब आपने स्टार्ट किया होगा तो ऑब्वियसली आपने इतने स्ट्रगल्स देखे होंगे, तो आपने अपने पहले साल में कोई ऐसा क्लाइंट या कोई ऐसा डिजास्टर फेस किया हो और आपने उसको मैनेज कैसे किया? मैंने आपको बताया ना, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो जाती थी तो मैं मैनेज नहीं कर पाती थी, बट उस चीज़ को मैनेज मेरी मम्मा करती थी, तो ऑब्वियसली कवर अप मुझे वो कर देती थी।
शी कॉन्स्टेंटली सपोर्ट यू? यस, ऑलवेज ऑलवेज। इंडस्ट्री में वो कौन सा मेकअप ट्रेंड है जो आपको लगता है कि ये कभी वापस ना आए? वो जो पहले चलते थे ना गॉडी ग्लिटर वाले, हाँ। मैम मेरे को ग्लिटर भर दो, ग्लिटर भर दो, वो नहीं आना चाहिए दोबारा। मतलब अब सेटल एंड नो मेकअप लुक चल रहा है, उसी को कंटिन्यू। कम मेकअप से आपकी ब्यूटी निकल के आती है, बहुत ज़्यादा थूकने से आपकी ब्यूटी नज़र नहीं आती। तो मेरे हिसाब से वो ग्लिटर बहुत भर भर के मेकअप वो नहीं आना चाहिए। तो अगर हम मेकअप मतलब वैसे बात करें तो मेकअप की टेक्निक के अलावा आपने क्लाइंट साइकोलॉजी के बारे में क्या सीखा? आपको क्या लेसन मिला जब आप डील करते हैं क्लाइंट्स के साथ? ट्रेंड्स के साथ क्लाइंट्स का माइंड भी चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं है। और क्लाइंट्स अब पहले क्लाइंट्स हमारी नहीं सुनते थे कि नहीं हमें यही वाला लुक चाहिए, बट अब हम क्लाइंट्स को अगर समझाते हैं कि नहीं मैम आपके ऊपर ये नहीं तो ये अच्छा लगेगा, तो दे ऑल्सो अंडरस्टैंड। तो जब कोई क्लाइंट कहता है कि हमें अलीशा वाला सिग्नेचर मेकअप चाहिए, तो हाँ। आपके लिए उसका मतलब क्या है? वो कौन सा लाइक पर्सनल स्टाइल है जो आप डिफाइन करेंगे हमें? मेरा एक सिग्नेचर हेयर स्टाइल है जो कि मेरे बड़े सारे क्लाइंट्स और ऑलमोस्ट मेरे सर्कल में पता है। मैं अभी वो करके नहीं आई, बट ऑलमोस्ट सारे क्लाइंट्स कहते हैं मुझे यही वाला लुक हाँ। चाहिए, तो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, बहुत लोग मुझे फॉलो करते हैं। तो अगर हम अब आपकी बात करते हैं थोड़े कॉम्पिटिटर्स की, ब्यूटी इंडस्ट्री में इतने कॉम्पिटिटर्स हैं, तो आप अपने प्रोफेशनल कॉम्पिटिटर्स को कैसे फेस करती हैं, कैसे नेविगेट करती हैं आप अपनी सिचुएशंस में? देखो, कॉम्पिटिटर्स को ऐसे कंपेयर तो नहीं करा जा सकता ऑब्वियसली, बट मैं यही कहूँगी कि ट्रेंड के साथ चलो और कुछ नया इनोवेटिव ही मार्केट में आप लाओगे तभी आप आगे आ पाओगे। अगर आप इनोवेटिव कुछ करोगे, माइंड कुछ चलाओगे तभी कुछ कर सकते हो, नहीं तो ऐसे ही चलते रहोगे तो फिर तो आप कॉम्पिटिटर को आगे बढ़ ही नहीं पाओगे ना। बट एक पब्लिक फिगर होने के नाते आप अपने ट्रोल्स और नेगेटिव कमेंट्स के साथ कैसे डील करती हैं, स्पेशली जब क्रिटिसिज्म पर्सनल हो? कुछ चीज़ें इग्नोर करी जाती हैं क्योंकि ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं ना, अब क्या बोले, हर किसी को हम रिप्लाई नहीं कर सकते और हर किसी को आप अपनी जर्नी नहीं बता सकते कि आप कौन और कहाँ से हो, या आप अपने आप को नहीं शो कर सकते कि आप कैसे हो, उन्हें नहीं पता। तो इसलिए इग्नोर, मैं तो यही कहूँगी, इग्नोर। तो आपने कभी क्लाइंट रिक्वेस्ट या अपने प्रोडक्ट एंडोर्समेंट, क्या आपने कभी क्लाइंट रिक्वेस्ट या प्रोडक्ट एंडोर्समेंट को लेकर कभी एथिकल डिलेमा फेस किए? हाँ, कभी कभी बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं कि नहीं हमें यही प्रोडक्ट चाहिए तो यही चाहिए, और वो हमारे पास नहीं होता, बट हमें अवेलेबल करना होता है। मैं ये सोचती हूँ, जो अभी तक मैंने सीखा, कि आप अपने क्लाइंट्स की डिमांड पूरी करो, आप उन्हें सेटिस्फाइड करो, जैसे भी कर सकते हो। तो 100% दे दो सेटिस्फैक्शन में, बाकी उनका माइंड है। तो उसमें आप प्रॉफिट को कैसे मैनेज करते हैं? कई बार प्रॉफिट मैनेज भी नहीं होता, बट क्या करें, आई वॉन्ट माई क्लाइंट विल बी हैप्पी, नो मैटर्स प्रॉफिट। कभी कभी क्लाइंट भी खुश होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों में आपको क्या लगता है, ब्यूटी इंडस्ट्री में 80% जो प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं कस्टमर को, वो जेन्युइनली उनके लिए होते हैं या फिर उनकी ज़रूरत नहीं होती? नहीं होते हैं। अब मैंने प्रोडक्ट्स लॉन्च मैंने खुद भी करे हैं, बट आप देने से पहले मैं ये कहती हूँ खुद पे यूज़ करो। हर किसी की स्किन टाइप देखो अलग है, ऑयली डिफरेंट, ड्राई डिफरेंट, कॉम्बिनेशन अलग है, बहुत सारे अलग अलग होती है। बट अगर आप किसी ब्यूटी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो या आप उनको दे रहे हो, तो हमेशा उनके स्किन के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट देने चाहिए, ऐसे नहीं है कुछ भी दे दो। तो मैं तो अकॉर्डिंग टू स्किन ही देती हूँ, तो टचवुड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई आज तक। और जो आजकल ऐसे ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, मतलब कोई भी पैसे कमाने के लिए, मतलब आजकल इतने सैलून्स हैं कि जो एक कस्टमर को, क्लाइंट को नहीं भी चाहिए होता, वो भी वो रेकमेंड कर देते हैं। इस पर आपका क्या टेक है? नो, दैट्स रॉन्ग। कम खा लो बट ढंग से दे दो बाद में जो सैक्रिफाइस करने वो मत करो, इसलिए वही दो जो जेन्युइन है। आपको सैलून इंडस्ट्री में सबसे बड़ा स्कैम क्या लगता है जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते? यार, सैलून इंडस्ट्री में क्या होता है कि बहुत सारे क्लाइंट्स, कई अच्छे भी हैं तो कई लो भी है, कई मिडल भी है। ठीक है, अलग अलग फिगर है क्लाइंट्स की, कहीं अफोर्ड कर भी सकते हैं, कहीं अफोर्ड नहीं भी कर सकते, बट हमें तो सारे ही क्लाइंट्स मैनेज करने हैं। ठीक है, बट बहुत सारे सैलून में ऐसा मैंने क्लाइंट से सुना है कि करते हैं कि लॉरियल की बॉटल में कुछ और हो,
बट ऐसा हम नहीं करते, और वो भी शायद इसलिए करते होंगे कई बार उनको बजट इशू आता हो कि मतलब समझ रहे हो, नहीं वो बोलते नहीं 500 का वॉशर, नहीं कहते नहीं हमसे 200 ले लो 300 ले लो, तो बेचारे कहाँ से लॉयल की बॉटल अफोर्ड करेंगे? एग्जैक्टली कहाँ से करेंगे? मेरे हिसाब से क्लाइंट को भी समझना चाहिए यार, अगर आपको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए तो आपको अपना थोड़ा सा बजट इशू भी ठीक करना पड़ेगा। हमने काफ़ी ये लाइक कंट्रोवर्सी सुनी है कि मेकअप आर्टिस्ट मैनिपुलेट क्लाइंट्स इमोशनली, जैसे कि कोई ब्राइड है उसकी शादी है तो बोलते हैं कि नहीं नहीं आपको ये लेना ही पड़ेगा ये पैकेज, वरना आपका लुक इनकम्प्लीट लगेगा। तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? ऐसा होता होगा बट मेरे सैलून में नहीं होता। मेरे सैलून में तो जो बुक कराते हैं क्लाइंट कहते हैं नहीं हमें वो ही चाहिए। हाँ, हम ऑब्वियसली हर बिजनेस मैन या वुमेन चाहेंगे कि उनका बिजनेस आगे बढ़े, तो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स अपवर्ड भी होते हैं, कुछ मिडिल प्रोडक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। तो लेकिन हम क्लाइंट को दोनों चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं कि यू वांट दिस और यू वांट दिस, मतलब मीन्स यू वांट डियोर, यू वांट मेकअप स्टूडियो, दोनों में बहुत फ़र्क है और दोनों में रेट इशू भी है, तो जो क्लाइंट को पसंद है वो करते हैं। तो आपने कभी किसी सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया है कि उनकी रियल स्किन दिखाने की जगह आपने उनको फ्लॉलेस बना दिया? हाँ, बड़ी बारी की है। लेकिन क्या वो Obviously. डिमांड रखते हैं आपको, आप थोड़ा बताएं। हमें गोरा कर दो। गोरे होते भी और गोरा करो, हाँ, तो ठीक है फिर गोरा कर देते हैं। ऐसी कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ रिसेंटली या अपनी नहीं, लाइफ में? मोस्ट ऑफ द टाइम कहते हैं मुझे गोरा करो, उनको गोरा करना है। तो आप उनको कैसे, आप उनको बताते नहीं कि नहीं इट डजंट लुक नाइस? नहीं, वो कहते हैं नहीं हमारा जो स्किन टोन है मुझे उससे, ऑब्वियसली मेकअप से आपका 2 टोन ऑब्वियसली फेयर होता है, बट कई क्लाइंट्स होते हैं नहीं हमें 4 टोन फेयर कर दो, तो हमें तो क्लाइंट्स की बात माननी है, हम कर देते हैं। तो इन सब में आपको ऐसा नहीं लगता कि ब्यूटी और सैलून इंडस्ट्री ऐसे विमेन की इनसिक्योरिटीज़ का फ़ायदा उठाती है कि उनको गोरा होना है तो चलो गोरा होने के लिए वो ट्रीटमेंट्स बता रहे हैं, प्रोडक्ट्स बता रहे हैं, तो ये तो उनका फ़ायदा उठाना हुआ ना? नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखो ना, हम इस इंडस्ट्री में है तो हम अपने आप को मेंटेन करना जानती हैं, बट 70% वुमेन्स जो हाउस वाइफ्स हैं या जो ऑफिस वर्कर्स है, जो भी है, अगर हम उन्हें बताते हैं कि नहीं मैम आप इस तरीके से ब्यूटीफुल हो सकते हो, तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि हम उसको सुंदर बना रहे हैं, हम उनकी पर्सनालिटी को और अच्छा निकाल के लेके आ रहे हैं। इट्स अ गुड थिंग। तो एक मेकअप आर्टिस्ट से अपना खुद का सैलून खोलना मतलब इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो आपको क्या लगता है कि सैलून बिजनेस में क्या ज़्यादा होना चाहिए, टैलेंट या कॉन्टैक्ट्स? बोथ बोथ। टैलेंट होगा तभी आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, ऐसे आप कॉन्टैक्ट्स नहीं बना सकते विदाउट एनी टैलेंट। आजकल 90% फिल्टर और एडिटिंग के ज़माने में मेकअप आर्टिस्ट का रियल स्किल कितना मैटर करता है? एडिटिंग तो देखो सब कर रहे हैं, ठीक है, अब मैं क्या क्या बोलूं, बट एडिटिंग सब कर रहे हैं, सब चाह रहे हैं कि हमारा जो वर्क है वो और अच्छा दिखे, तो ऑब्वियसली रियल मेकअप कोई भी नहीं दिखाता। मतलब कई बार क्या होता है कि क्लाइंट बोलता है नहीं हमारे लाइंस आ गई हैं, हमारी लाइंस शो हो रही हैं, हम आपकी लाइंस नहीं छुपा सकते, ये बात फैक्ट है। आपने एक्ट्रेस को भी देखा होगा, अगर जूम करके देखोगे ना उनका भी फेस, तो उनके भी लाइंस रिंकल्स शो हो रहे होते हैं, बट फिल्टर्स का ज़माना है, जब एक्टर्स पे यूज़ होता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो आजकल इतना कंपटीशन हो गया है, आपको लगता है कि काफ़ी सारे ऐसे सैलून्स हैं जो फेक प्रोडक्ट्स यूज़ करके बड़े बन गए? हाँ, बहुत सारे हैं। मैंने आपको वही बोला ना, बजट इशू। अब कई क्लाइंट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कई सैलून्स वाले अफोर्ड नहीं कर सकते क्लाइंट्स की डिमांड, बट काम तो दोनों को ही करना है, उनको काम लेना है, उनको काम देना है। तो आपके साथ ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पर आपने कस्टमर से झूठ बोला हो कि प्रोडक्ट इम्पोर्टेड है बट वो रियलिटी में नहीं, local अभी है? तक नहीं आई। मैं कंपनी से ही प्रोडक्ट्स लेती हूँ और वो करती हूँ, क्योंकि अगर कोई इशू आएगा भी तो मेरे पास होना चाहिए। मैं ऑब्वियसली मैं कंपनी को बोल सकती हूँ, मैंने वही बोला ना, अच्छा ब्रांड यूज करोगे तो रिजल्ट भी अच्छे ही आएंगे। एक सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर के तौर पर आपको कभी जेलेसी और बिचिंग का सामना करना पड़ा है? बड़ी बारी, बहुत बारी करना पड़ा है। मतलब स्टोरी बताइए आप, अगर कुछ ऐसा है। नहीं, मतलब मेरे हिसाब से मैंने ऐसे बहुत सारे अपने फ्रेंड्स देखे हैं जो कहते होते हैं, मतलब अब मुझे आज तक डिफरेंस ही नहीं पता चला कि वो लोग
मेरे साथ क्यों है, एज अ फ्रेंड है या एज अ टीआरपी के लिए? मुझे नहीं, आज तक मुझे डिफरेंस नहीं समझ में आया। मतलब मुझे तो कभी कभार मुझे ये लगता था कि मैं उनको एज अ बहुत अच्छा फ्रेंड मानती थी, बट जिनसे मिलवाती थी उन्हीं के थ्रू मुझे समझ में आता था ये मेरी बैक पिचिंग कर रहे हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आता, अब आज के टाइम पे आई डोंट हैव एनी अ गुड फ्रेंड, आई हैव मैनी कॉन्टैक्ट्स। मतलब इतने कॉन्टैक्ट्स है कि मतलब आज अगर मैं कोई इवेंट करूँ ना तो उस इवेंट में 500,000 बंदा मैं इकट्ठा कर सकती हूँ। लेकिन एक होता है ना जिस पे ट्रस्ट करो, वो ट्रस्ट आपका ट्रस्ट तोड़ देता है। exactly. तो ऐसा मेरे साथ हो चुका है। तो इट्स बेटर कि हाय हेलो सबसे रखो, बस, बट डोंट ट्रस्ट एनीवन। डोंट ट्रस्ट एनीवन। अच्छा, हमने स्किन प्रोडक्ट्स की इतनी बात करी, बट हम बात करते हैं हेयर एक्सटेंशंस की। काफ़ी सारे र्यूमर्स सुने हैं कि 70 to 80% हेयर एक्सटेंशंस जो मार्केट में इम्पोर्टेड कहकर बेचे जाते हैं वो असल में चाइना से एक चीप क्वालिटी में आए होते हैं। हाँ, इट्स ट्रू। पता है मेरे को ना मेरा मेनली वर्क हेयर एक्सटेंशन है। इतने सारे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं कि ये देखो, ये हमने हेयर लगाए हैं, इसमें वॉल्यूम आ रही है, देखो वॉल्यूम आ रही है। मैं ये कह रही हूँ कि और जब उस पर कोई कलर करो तो उस पर कलर नहीं आता। अगर आपका ह्यूमन हेयर है तो उस पर केमिकल भी हो सकता है, उस पर हीट भी हो सकती है, उस पर सब हो सकता है। लेकिन बाहर ऐसे मार्केट में प्रोडक्ट ऐसे बेचे जा रहे हैं हेयर एक्सटेंशन कि वो आपको सिर्फ दिखा रहे हैं कि ये हेयर वॉल्यूमाइजर, बट वो होता असली ह्यूमन हेयर नहीं है। बट सैलून इंडस्ट्री में ये भी बात सच है कि हेयर एक्सटेंशंस पर ही सबसे ज़्यादा मार्जिन रखा जाता है। तो क्या ये बात सच है? मतलब क्या होता है इसमें? ऐसे नहीं होता कि सबसे ज़्यादा मार्जिन रखा जाता है। अगर आप गुड क्वालिटी के हेयर लेते हो ना तो आपको उतने ही प्राइस पे मिलते हैं। तो यू डोंट अग्री ऑन दैट? मतलब ये एक बिजनेस स्कैम है। 3,000 से भी स्टार्ट होता है हेयर, 10,000 से भी स्टार्ट होता है, मैं आपको ये बोलूँगी। बट इन दोनों में डिफरेंस बहुत है, बहुत डिफरेंस है इन दोनों में। आपके बिजनेस में वो कौन सा एक खर्चा था जिसको खर्च करते हुए आपको बहुत हेजिटेशन फील हुई, बट अब आपको लगती है कि वो आपकी लाइफ की बेस्ट इन्वेस्टमेंट है? शुरू में ना हेयर एक्सटेंशन का काम मैंने सोचा था पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, बालों में मतलब शुरू ही समझ लो मैंने बहुत पहले से किया हुआ है। जब मार्केट में नहीं था तब मैंने इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली कम इन्वेस्टमेंट नहीं होती हेयर एक्सटेंशन में, स्टार्टिंग 10 to 15 लाख इन्वेस्टमेंट होती है स्टार्टिंग में। मैंने वो करी थी, इट्स अ रिस्क लिया था, बट आज मैं सक्सेस हूँ। इट्स गुड डिसीजन। तो इतनी स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस और एक फिजिकल खुद का सैलून चलाने में लाइक इतनी मेहनत लगती है, तो आप ये कैसे मैनेज करती हैं? मैं अपनी मैरिड लाइफ भी मैनेज करती हूँ, मैं अपनी किड लाइफ भी मैनेज करती हूँ, अपने सैलून लाइफ भी मैनेज करती हूँ। हाउ? हमारी ऑडियंस जानना चाहती है, जिनसे एक काम ढंग से नहीं हो पाता वो जानना चाहते हैं। यार मुझे अपना काम बड़ा पसंद है, मतलब कोई मुझे बोले ना कि काम छोड़ दो, मैं वो नहीं छोड़ सकती। तो इसीलिए मुझे अपना काम बहुत पसंद है और मेनली मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कभी आज तक मना नहीं किया कि तू ये मत कर, तू वो मत कर। उन्होंने कहा सब कर जो मन करता है। अगर अलीशा एम्पायर सैलून की दीवारें बोल पाती तो वो आपके काम का कौन सा डिकेट सबसे डिमांडिंग बताती? हेयर, मैंने बहुत मतलब एक्स्ट्रा हेयर लगाए हैं मैंने क्लाइंट्स को, इतने क्लाइंट्स लिए मैंने हेयर के, और मैंने इतना ड्रामेटिक चेंज लाई हो ना मैं लड़कियों में हेयर्स के लिए, तो ऑब्वियसली हेयर एक्सटेंशन में मैं बोल सकती हूँ कि मैंने नाम कमाया। तो इन सब में आप अपनी टीम को हायर और ट्रेन करने के लिए क्या क्राइटेरिया अपनाती हैं? मतलब उनको कौन से वो पर्क से मैच करना पड़ता है जो अलीशा के है? परफेक्ट होना चाहिए मेरा काम, मतलब मुझे ज़रा सा भी ऊपर नीचे नहीं पसंद, ये मेरा स्टाफ को पता है। ऑब्वियसली मतलब इस इंडस्ट्री में बहुत सारे स्टाफ है जो आप हायर कर सकते हो। अगर आप पे कर रहे हो तो आप ऐसे स्टाफ लो जो ऑलरेडी टैलेंटेड हो, जिनको सिखाना ना पड़े। आप पे कर रहे हो उन्हें। ब्यूटी बिजनेस चलाने के लिए कौन सा एक बड़ा मिथ है जो आप एस्पायरिंग आर्टिस्ट के लिए तोड़ना चाहेंगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता? बस मैं तो ये बोलूँगी, रियल दिखाओ, फेक मत दिखाओ। आजकल लोग बहुत स्मार्ट है, ठीक है, उनमें भी दिमाग है, और ऐसा नहीं है आप क्लाइंट्स को कुछ भी पागल बना सकते हो, नहीं। जो रियल है वो दिखाओ, फेक मत बनो, बस दैट्स इट। चलिए, काफ़ी प्रोफेशनल बात हो गई है, अब हम आपकी थोड़ी पर्सनल लाइफ में जाएं। आपकी शादी 2017 में हुई, तो इतने हाई डिमांड और नॉन ट्रेडिशनल करियर शेड्यूल को स्पेशली वेडिंग सीजन्स में आपके हस्बैंड ने कैसे आपको सपोर्ट किया?
मैंने आपको बताया ना, मेरे हस्बैंड ने आज तक मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। मतलब अगर मैं बोलती हूँ ना बिज़ी हूँ, मुझे रात के 10 भी बज रहे होंगे, तो कहेंगे तुम अपना काम कर, तो मुझे सपोर्ट ही करते हैं। तो आपके हस्बैंड ने आपके खुद के ब्राइडल लुक के लिए कोई पर्सनल इनपुट दिया था? हाँ, मतलब उनको मेरा काम पसंद आता है कि हाँ ये अच्छा है, और कभी नहीं भी आता तो भी बोल देते हैं कि नहीं अलीशा, इट्स नॉट गुड। तो कोई ऐसा रिचुअल या कोई रूल बनाया हुआ है आपके हस्बैंड ने जो उनको लगे कि आपकी जो इतनी हाई डिमांड प्रोफेशनल लाइफ है वो आपकी पर्सनल लाइफ पर ना है, कि ये रूल है, ये तो हमें फॉलो करने ही करने हैं? हाँ, हम दोनों का एक रूल है, मतलब रात को ऑब्वियसली आज के टाइम पे लड़कियां रात को नाइट पार्टीज जाती हैं, बट मुझे विदाउट हस्बैंड नॉट अलाउड। मैं रात को 8 बजे के बाद बिना हस्बैंड के नहीं निकल हाँ, सकती। कि जाएंगे तो साथ जाएंगे ताकि वो हमारा अपना खुद का टाइम हो, हाँ personal नहीं, time हो। साथ अगर किसी का इनवाइट भी हो या पार्टी हो तो मैं अकेले नहीं जा सकती। तो एक वाइफ और इतने बड़े एंटरप्रेन्योर का को दोनों चीज़ों को हैंडल करने के पीछे राज क्या है? कि बात मानो एक दूसरे की। अगर अगर दोनों हाथों से ताली बजती है, एक हाथ से ताली देखो नहीं बजती। अगर वो मुझे नहीं मना करते काम करने से, तो कुछ जो डिमांड उनकी है वो मैं पूरी करती हूँ। तो जब आप अपना अलीशा मेहता ब्रांड को रात को स्विच ऑफ करती हैं, तो अलीशा इन पर्सनल कैसी है? हमें वो वाली अलीशा बताइए हमारे ऑडियंस को। इन पर्सनल यार मैं बहुत चिल हूँ। मतलब सच में अगर सैलून से मैं घर आती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ यार अब बस अब फ़ोन साइड, 1-2 घंटे मैं अपने बच्चे को देती हूँ, बट बच्चे से पहले मैं अपना इंजॉय करती हूँ। मतलब मुझे पार्टीज़ करना बहुत पसंद है। सच बताऊँ, अगर मेरा शेड्यूल पूरा चल रहा होता है ना, बिजी शेड्यूल भी होता है कि 9 भी बज रहे होते हैं, तब भी मैं छोड़ के रेडी होकर मैं पार्टी चली जाती हूँ और सुबह 4-5 बजे आती हूँ। फिर भी मैं अगले दिन सैलून चली जाती हूँ अपने काम पे, पर मुझे पार्टी ज़रूर करनी है। आप पहले अब हमें थोड़ा सा बताइए कि आप अपने हस्बैंड से कैसे मिली, कहाँ मिले आप लोग, कैसे स्टार्ट हुई आपकी लव स्टोरी? यार ये तो बड़ी लंबी चौड़ी बात है। मतलब हाँ, तो हमारी ऑडियंस आपकी प्रोफेशनलिज्म के अलावा भी सुनना चाहेंगी कि आपकी क्या स्टोरी है। मेरी स्टोरी शुरू हुई थी आई थिंक 2015 में। मैं अपना कोर्स ही कर रही थी, कोर्स ख़त्म हो गया था मेरा, ये वाला जो मैं अपना ब्यूटी इंडस्ट्री वाला। तो मेरा सैलून था हरिनगर में, मेरा सैलून था जो कि मेरे फादर ने ओपन किया था, मैं वो चलाती थी। एंड मैंने आपको वही बताया मुझे पार्टी करने का बहुत शौक था। तो मेरे हस्बैंड का क्लब था, तो मैं एज अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ चली गई। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे देखा होगा, तो वहाँ पर ही यूज टू मतलब एक होता है ना क्लब में शैम्पेन उड़ाना नाम लेके, मेरे नाम से शैम्पेन उड़ रही। मैं कहा नाम तो मेरा है, ले कौन रहा है ये मुझे नहीं पता। वो उड़ाई जा रहे थे, ठीक है। तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि ओए तुझे ना बाहर बुला रहा है। मैं कहा कौन बुला रहा है? तो मैं गई मिलने, मैं कहा तो ही यूज टू से कि विल यू मैरी मी। ओह, डायरेक्टली? हाँ, मैं कहा हुआ ही हूँ। तो ऐसे बात हुई, और बस धीरे 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 हमारा मिलना हुआ। फिर एट द एंड 1 ईयर बाद हमारी शादी हो गई। सो आपकी लव मैरिज है, तो जब आपने अपने काम के बारे में उनको बताया तो वो इमिजिएटली सपोर्टिव थे, आपको धीरे धीरे ये भी उनको अपने पैशन के बारे में समझाना पड़ा? नहीं नहीं नहीं, उन्हें पता था। मतलब मेरा पहले सैलून था तो मैं सैलून चलाती थी, तो बाद में उन्होंने मुझे आफ्टर मैरिज अपना सैलून खोल के दिया। दोबारा मैंने सैलून रजौरी में खोला, स्टैंड किया बिजनेस, और उन्होंने सपोर्ट किया। तो आपकी नज़रों में एक ट्रूली ब्यूटीफुल रिलेशनशिप की क्या डेफिनेशन है? मैंने आपको वही बताया कि एक दूसरे की बात सुनो। अगर आपके हस्बैंड को कुछ चीज़ें नहीं पसंद तो नहीं पसंद, हाँ अपनी बात भी रखो, कुछ अंडरस्टैंड वो करे, कुछ अंडरस्टैंड मैं करूँ, दैट्स इट। तो जैसा कि आपने बताया कि आपकी बेबी भी है, तो जब आप काम पर होते हैं तो आप कैसे, कौन संभालता है, कौन देखता है, या फिर आपने अपने हस्बैंड की ड्यूटी भी लगाई है? नहीं नहीं नहीं, मेरी आफ्टर मैरिज जो मेरी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, वो बहुत सपोर्टिव है। योर इन लॉज? या इन लॉज, मतलब आई एम ब्लेस्ड विद दैट कि मुझे इन लॉज भी बहुत अच्छे मिले हैं। तो अगर मैं बाहर भी होती हूँ ना, तो मुझे टेंशन नहीं होती कि मेरे घर में मेरी मदर इन लॉ है, मेरी सिस्टर इन लॉ है। मतलब मेरे बहुत सारे ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि उसको देख लेते हैं।
चलिए, काफ़ी प्रोफेशनल पर्सनल बातें हो गई हैं, थोड़ा हम आपको फंसाते हैं, कंफ्यूज करते हैं। हम करते हैं रैपिड फायर राउंड। Okay. आर यू रेडी? या कौन सा मेकअप ट्रेंड है जो आपको लगता है नेक्स्ट 5 इयर्स में बिल्कुल वैनिश हो जाएगा? आई सेड गॉडी लुक, भर भर की ग्लिटर, मुझे वाइट कर दो, दैट्स इट, वो नहीं आएगा। ज़्यादा टफ क्या है, रियल लाइफ में फ्लॉलेस लुक देना या कैमरा पे फ्लॉलेस दिखना? कैमरा में फ्लॉलेस दिखना। अगर आपको अपना खुद का मेकअप प्रोडक्ट लॉन्च करना हो तो वो क्या होगा और क्यों? फाउंडेशन। एंड क्यों? यार हर गर्ल या लेडी को अपने कॉम्प्लेक्शन से फेयर होना पसंद है कि मैं 1 टोन या 2 टोन गोरी हो जाऊं, तो वो फाउंडेशन ही कर सकता है। 2015 की ब्राइड्स और 2025 की ब्राइड्स में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या नोटिस करते हो? सबसे बड़ा डिफरेंस आज जो चल रहा है वो नो मेकअप लुक चल रहा है। मतलब जितना हम ब्यूटी को निकालते हैं ना, वो है सटल बेस, सटल, कम फाउंडेशन, कम मेकअप, नॉर्मल। और जो पहले 1 लेयर फाउंडेशन, 2 लेयर फाउंडेशन, 3 लेयर फाउंडेशन, हाँ, मैंने खुद करे हैं, exactly. वो चलता था। मुझे बट लगता अब है मेकअप ही नहीं किया जब तक फाउंडेशन 2 बार नहीं लगा। थोपो थोपो। एक मेकअप रूल जो आप हमेशा तोड़ती हो और क्यों? यार मैं खुद मेकअप करती हूँ ना, तो कभी कभी मैं कंटोरिंग करना भूल जाती हूँ। मतलब वो बहुत, आई नो इट्स अ नेसेसरी थिंग, अब पता है कंटोरिंग करना, और मैं भूल जाती हूँ क्योंकि उसमें टाइम लगता है, कभी लिक्विड कभी पाउडर, बट ठीक है भूल जाती हूँ कभी कभी करना। अगर सिर्फ 5 मिनट्स हो ब्राइड को तैयार करने के लिए तो वो कौन से 3 प्रोडक्ट्स हैं जो आप यूज करोगे और कह दोगे हो गया मेकअप? 3 प्रोडक्ट ओनली, फाउंडेशन, लूज पाउडर, लिपस्टिक। सबसे अंडररेटेड मेकअप प्रोडक्ट आपके हिसाब से कौन सा है? काजल। बहुत लोग कहते हैं हमें काजल मत लगाओ, बट आई थॉट कि काजल से सबसे अपनी इम्पोर्टेंट या आईज पूरी होती है। ठीक है। 10 साल के एक्सपीरियंस में एक ऐसी लर्निंग जो आपके पूरे अप्रोच को चेंज कर गई? हेयर, हेयर ने मेरा आगे जो माइंड था वो अलग ही चेंज किया कि मेकअप इज अ गुड बट हेयर ऑल्सो इट्स गुड। ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, टेक्निक या प्रोडक्ट की क्वालिटी? टेक्निक। अगर ब्राइड और उसकी मॉम का लुक पे डिसएग्रीमेंट हो जाए तो आप किसकी साइड लेती हो? मॉम की। एट द एंड ब्राइड मॉम की मानी लेगी। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों का मेकअप आर्टिस्ट के बारे में क्या है? कि ज़्यादातर पता है हमें भी कॉल्स आते हैं ना कि मैम हमें मेकअप बुकिंग करनी है, तो आप हमें ट्रायल दो। हाँ, हम यही बोल सकते हैं कि हम पिक्चर शेयर कर देते हैं, बट मैं यही क्लाइंट्स को बोलना चाहती हूँ कि ट्रायल नहीं हो सकता मेकअप का, कि ट्रायल दो। ट्रायल इज द सेंस आपको हम क्या क्या ट्रायल देंगे। एक ब्राइड की लुक किस किस से आती है, मेकअप से, ज्वेलरी से, हेयर स्टाइल से, किस किस चीज़ का ट्रायल देंगे। तो इसीलिए जो हमने पिक्चर भी शो करी होती है वो भी विदाउट फिल्टर होती है, उसमें भी हमारा काम नज़र आ रहा होता है, पिक्चर देख के हम पे ट्रस्ट कर सकते हो। सोशल मीडिया का फ्यूचर इन्फ्लुएंसर्स के लिए कैसा दिखता है आपको? बहुत अच्छा। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि इस बार ना सोशल मीडिया ने इन्फ्लुएंसर्स की जो टैलेंट है ना वो निकाला है। मतलब पहले क्या होता था कि इतना ना सोशल मीडिया इन नहीं था। मतलब मैंने 2012 से अगर अपना काम स्टार्ट किया हुआ है ना, तो आज 2025 है, जो कि अब सोशल मीडिया से हमारा काम दिख रहा है लोगों को। बीइंग अ इन्फ्लुएंसर, इट्स अ गुड थिंग। सोशल मीडिया आज इतना अच्छे लेवल पे है। तो क्या नए इन्फ्लुएंसर्स को स्टार्ट करने के लिए आपके पास कोई स्पेशल एडवाइस है? हाँ, कि अब अगर आप में कोई टैलेंट है ना, तो मैं ये कहूँगी कि आप सोशल मीडिया पे दिखाओ। अगर आप शर्माओगे, घर में ही वो टैलेंट कर रहे हो, बस लोग घर में 4 बंदे तालियां बजा रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आप में टैलेंट है, आप सोशल मीडिया पे लाओ, आज नहीं तो कल वो ज़रूर फेमस होगा। बट सोशल मीडिया पे अपनी ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करना आपके लिए कितना मुश्किल है? यार बहुत मुश्किल है। मतलब रोज अगर आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो ना, तो आपको ये होता है कि मैं क्या नया दिखाऊं अपने फॉलोअर्स को। वो वेट कर रहे होते हैं कि आज आपने मैम ये नहीं करा, आज आपने मैम ये नहीं किया। मतलब उनको सब कुछ देखना है कि मैं क्या कर रही हूँ। एक चीज़ जो आपके पार्टनर करते हैं और आपको बहुत इरिटेट करती है?
हर चीज़ ना करना, मतलब जो उनसे पूछो कि ये कर लूँ, नहीं, ऐसा होना चाहिए, नहीं, कभी हाँ तो निकलता ही नहीं ना मुँह से, हाँ ठीक है, नहीं, मुझे बड़ा इरिटेशन होता है, बार बार नो, नो वर्ड ही नहीं पसंद मुझे सुनना। तो पूछो मत कर डालो। अगर एक सेलिब्रिटी को डेट कर सकती तो कौन होता? दो, एक मनकीरत औलख, एक परमीश वर्मा। मुझे दोनों ही बड़े पसंद है। ज़्यादा पैसा या ज़्यादा प्यार, अगर एक चूज़ करना हो? ज़्यादा पैसा। तो अलीशा 10 साल के इस लंबे सफ़र में वो कौन सी एक चीज़ है जो आपको, जिस पर आप ज़्यादा, जिसकी कदर करती हैं? फेम, पैसा या क्लाइंट का अनशेकेबल ट्रस्ट? फेम। हमने आपकी जर्नी की बात की, आपके फ्यूचर की बात करते हैं अब। अलीशा एम्पायर सैलून को लेकर आपके आने वाले 5 साल बाद का विजन क्या है? और ब्रांचेस ओपन करना, आई थिंक, मतलब मैं उसको आगे कंटिन्यू और एक्सपैंड करना चाहती हूँ, अलीशाज़ एम्पायर सैलून को आगे और ब्रांचेस खोलना चाहती हूँ, और वो शायद मैं करूँगी भी। ड्रीम प्रोजेक्ट है, आई हैव, बट अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, सीक्रेट। अलीशा, इट वॉज वंडरफुल एक्सपीरियंस विद यू ऑन एच टॉक्स। आपके स्ट्रगल्स, आपकी जर्नी, बिजनेस इंसाइट्स, ये सब सुनकर हम काफ़ी इंस्पायर्ड हुए हैं। आपकी ऑडियंस, हमारी ऑडियंस इतनी इंस्पायर्ड हुई है। थैंक यू सो मच Thank you. फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच। और आप सबको भी आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक सुनते रहिए हमारे पॉडकास्ट एंड कीप शाइनिंग एंड राइजिंग। थैंक यू।